हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। शुरू करें। हाँ जी। पी ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन हो रहा था आपसे। इससे मैंने आपको बताया था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो नाइट्रोजन है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है उसका बॉन्ड डिसोसिएट करने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक होगी बात। और मैंने बताया था ये 12th क्लास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, कि नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई क्यों है। चलो, अब इसके बाद का डिस्कशन लेके चलते हैं भाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड। हाँ जी। कंफ्यूजन। चल, बस अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ, पुराना ही बोल रहा है अभी तक तो, मैंने कुछ नया बोला ही नहीं। हाँ जी। एन एन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल। तो यहाँ नेचर ऑफ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ एम एम सिंगल बॉन्ड। तो इसके पीछे फिर आपको वही केमिकल बॉन्डिंग का फंडा उठाना है। एन एन सिंगल बॉन्ड और यहाँ लोन पेयर पड़े हुए। यहाँ पीपी सिंगल या लोन पेयर है, लेकिन अब इजी बात पता है क्या हो गई। ये डिस्टेंस शॉर्ट है। शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस। और यहाँ क्या है, बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा है। लार्ज बॉन्ड डिस्टेंस। अब इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अभी पता चल जाएगा जी। यहाँ ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जैसे फ्लोरीन में होते हैं, H2O2 में होते हैं ना, वैसे एप्लीकेबल हो जाएंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, फायदा नुकसान क्या हुआ, वही कह रहा है। एन एन बॉन्ड वीकर हो गया, जबकि रूल क्या है, लेंथ अगर कम होगी ना तो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ काम उल्टा पड़ गया। लेंथ अगर कम होगी तो स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, ज्यादा। यहाँ उल्टा काम है, लेंथ भी कम है और स्ट्रेंथ भी कम है। उसकी वजह क्या है, शायद आपको पता चल गया। वो है आपके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 जगह पर ये बात लगती है, वो केमिकल बॉन्डिंग से उठाकर लाए 11वीं क्लास से ना। एन सिंगल एन, ओ सिंगल ओ, एन एफ सिंगल है, बस इन 3 जगहों पे लगती है। अदरवाइज रूल क्या होता है, अदरवाइज रूल है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट इन तीन को छोड़कर, इन तीन को छोड़कर एन सिंगल बॉन्ड एन, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और एफ सिंगल बॉन्ड एफ। अब इसकी भी एग्जांपल है आपके पास। आपको पता है कि एनएन से हम हाइड्रोजन बना लेते हैं, वो अनस्टेबली रिएक्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ये आपका H2O2 बन जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और ये भाई साहब सिंगल बॉन्ड के साथ ही हाईली रिएक्टिव है, आप में से मैक्सिमम जनता जानती है। तो रूल क्या है, लेंथ कम स्ट्रेंथ ज्यादा, लेंथ कम। लेकिन यहाँ ये तीनों पे ये रूल फेल हो गया। इन तीनों पे ये रूल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग रहे हैं। तो लाइनें पढ़ लेते हैं भाई। वो कह रहा है एन एन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, जो मैं ऑलरेडी आपके नोट्स पे लिख चुका हूं। एज ए रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी, लो जी अब कैटिनेशन की बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 13-14 के अंदर ना हम कैटिनेशन पढ़ते हैं। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, खुद से खुद का जुड़ना। आप तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सेल्फ लिंकिंग, खुद से खुद का जुड़ना। अगर किसी को सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन करवाना हो ना, तो एक काम करना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, कैटिनेशन बढ़ जाएगी। पी पाई बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए।
कैटेनेशन बढ़ जाएगी, वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए, कैटेनेशन बढ़ जाएगी, और सबसे धांसू बोन डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बस इसी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन मात खा गया, इसी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन आंसर नहीं आया, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। और क्यों कम होगी? आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं बच्चे, वो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग ना। ट्रिपल बॉन्ड में तो पता है 941 है, ट्रिपल बॉन्ड में तो पता है जबरदस्त है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन पावर है, नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन पावर है वो बेचारे की कम होगी, और फोस्फोरस की क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि कैटिनेशन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बड़ा रोल करती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बड़ा रोल कर रही है, और वो नाइट्रोजन में बॉन्ड डिसोसिएशन कम हो गई है। एन ट्रिपल नहीं, एन सिंगल बॉन्ड है ड्यू टू इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो बात समझ लेते हैं जी। इज वीकर इन द नाइट्रोजन, अनदर फैक्टर विच affects the chemistry of nitrogen is the absence of D। वो ऑलरेडी पता है हम लोगों को ना। in its valence shell besides restricting its covalency to 4, वो पीछे लिख दिया था मैंने कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ऊपर जा ही नहीं सकती। 3 तो नॉर्मल वाले, सिंगल सिंगल सिंगल, अनपेयर्ड 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 इलेक्ट्रॉन, और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पीछे लिखा हुआ है हमारे नोट्स के अंदर। ठीक है जी। नाइट्रोजन कांट फॉर्म डी पाई पी पाई, भाई डी नहीं है, डी पाई बी पाई कहां से बना लेगा? डी ऑर्बिटल ही नहीं है। क्लियर? एज द हेवियर एलिमेंट कैन फॉर्म। तो मैं अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में ऐसी बातें कर लूं, इसके अंदर क्या क्या इम्पॉसिबल है, क्या क्या इम्पॉसिबल है। नाइट्रोजन में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है भाई, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, कहां से पॉसिबल हो पाएगा? एंड ट्रिपल एन बनता है, पी पाई है वो, पी पी ऑर्बिटल व्हेन इन्वॉल्व्स टू मेक द पाई बॉन्ड ना, तो वो पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। कौन सा वाला? पी पाई डी पाई बॉन्ड। जबकि हायर मेंबर इसको इजीली बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी। डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, वो भी नहीं है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हो गए, उससे क्या हो गया? वैलेंसी का एक्सपेंशन इम्पॉसिबल हो गया। केमिकल बॉन्डिंग की चीजें सारी की सारी इसी रेंज के क्वेश्चन आते हैं। समझ गए इस बात को? फॉस्फोरस आर्सेनिक पी पाई भी बना सकते हैं, और डी पाई भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास डी पड़ा हुआ है। लेकिन जो बात आपके दिमाग में मैं नाइट्रोजन को लेकर डाल रहा हूं, एन ट्रिपल एन जबरदस्त बॉन्ड है, एन सिंगल एन बेचारा वीक बॉन्ड है। क्यों वीक बॉन्ड है? क्योंकि इस पे लोन पेयर का रिपल्शन लग गया। रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या था? लेंथ इनवर्सली टू एनर्जी, लेंथ इनवर्सली टू एनर्जी। लेकिन ये रूल इन तीनों में फेल है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में ये रूल फेल है, लेंथ इनवर्सली टू एनर्जी। अच्छा जी। और नाइट्रोजन के बारे में बात करो, क्या क्या नहीं कर सकता? ये पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना, डी है ही नहीं, पी पाई डी पाई कहां से बना लेगा? अच्छा जी। इसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई ये वैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। इसकी मैक्सिमम वैलेंसी आपको उस दिन भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। कितनी पॉसिबल है? 4 मैक्सिमम। 3 कोवैलेंसी और चौथा कोऑर्डिनेट है, और सारी दुनिया जानती है कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवैलेंट जैसा ही होता है। ठीक है जी। तो अगर हम फोस्फोरस के बारे में बात कर ले, आर्सेनिक के बारे में बात कर ले, एंटीमनी के बारे में बात कर ले, क्लियर ना? फोस्फोरस, ठीक है जी, आर्सेनिक, इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। अब जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, वो पी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, और डी पाई सॉरी पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, और डी पाई अपने डी ऑर्बिटल्स को दूसरे के डी के साथ ओवरलैप करा लेना साइड वाइज, अपने डी ऑर्बिटल्स को दूसरे वाले। और वो डी कहां से यूज होएगा? मैंने आपको बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अपने डी ऑर्बिटल को दूसरे वाले के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करा लेना, डी पाई बॉन्ड। अपने डी ऑर्बिटल को दूसरे वाले के साथ डी ओवरलैप करा लेना साइडवाइज, डी पाई बॉन्डिंग। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पाए तो। बाकी इसके इस टेस्ट के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जानी है, तो वहां एक लीगेंड पढ़ोगे आप, लीगेंड।
लिगेंड का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वो तुम्हारे पास फोस्फीन, आर्सिन, तीन तीन वैलेंसी में इजिली अच्छे लिगेंड का रोल कर सकते हैं। लोन पेयर पढ़ा हुआ है ना, तीन वैलेंसी में तो सबके पास लोन पेयर है बच्चे। इस ग्रुप के हर एक मेंबर के पास तीन वैलेंसी में एक एक लोन पेयर पक्का है। इस ग्रुप के हर एक मेंबर के पास तीन तीन वैलेंसी में एक लोन पेयर फिक्स है, और वो डोनेट करके लुईस बेस बिहेवियर दिखा सकते हैं। आपका तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपको पता ही है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो फोस्फीन पे भी होता है, आर्सेनिक पे भी होता है तीन वैलेंसी में, तो ये एक लिगेंड का रोल कर सकते हैं। अगर आप बात को समझे तो ठीक है, नहीं तो एक रिवीजन इसके बाद इसका कर ही देंगे हम लोग। लो जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन बहुत अच्छा टॉपिक है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो कंपाउंड्स लिख ले सबसे पहले कौन कौन से बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। पहला बनेगा अमोनिया, फिर बनेगा फोस्फीन, फिर आर्सेनिक से बनेगा आर्सीन, फिर बनेगा आपके पास स्टिबीन, फिर बनेगा बिस्मथ से बिस्मुथीन। सबका ये मैंने नेम बोल दिया। अमोनिया, बस फोस्फीन से आगे फोस्फोरस इन फोस्फीन, आर्सेनिक इन आर्सीन, क्लियर, देन स्टिबियम इन स्टिबीन, देन बिस्मथ इन बिस्मुथीन हो गया। ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स हो गए। तो हम पढ़ लें इस बात को। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 के सारे मेंबर हाइड्रोजन के साथ EH3 जनरल फॉर्मूले के हाइड्राइड बना रहे। अभी कल परसों हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा था 11th वालों के पास, वो पूछ रहे थे सर पीएच3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन उन्होंने मेरे को भेजा था फोटो खींच के, सर पीएच5 क्यों नहीं बनता। मैंने कहा फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन 5 वैलेंसी इसलिए नहीं जा सकता, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट फॉस्फोरस को 3 से 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू एक्सपेंड द वैलेंसी और कोवैलेंसी ऑफ द फॉस्फोरस फ्रॉम 3 to 5, कैपेबल ही नहीं है वो, क्योंकि हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके हाइड्राइड्स क्या बन रहे हैं, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मुथीन, इसके हाइड्राइड्स है। क्लियर ना। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर शोन इन द टेबल, वो मैं दिखा देता हूं भी आपको। द हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज, वो आगे दिख जाएगा। द स्टेबिलिटी, लो जी, स्टेबिलिटी की बात कर लें, और इसमें मैं एक सिंपल ट्रिक लगाऊंगा। किसी को स्टेबिलिटी ओबे करनी हो ना, तो काम कर लेना, फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है। ठीक है, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज स्टेबल बनेगा। स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज स्टेबल बनेगा। स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज स्टेबल बनेगा। तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सबसे ज्यादा स्टेबल अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, बिस्मुथी में से कौन है। बोलो बोलो। अमोनिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। The stability of hydride decreases from ammonia to bismuthine, which can be observed from their bond dissociation energy. Consequently, अब देखो जी, दो प्रॉपर्टी के साथ तीसरी और लिख लेना, स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हमें कम से कम वर्ड चाहिए, स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग नेचर। और देखो ना, अमोनिया, अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर फोस्फीन है, फिर आर्सीन है, फिर आपके पास टिबीन है, फिर आपके पास बिस्मुथीन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अच्छा एक बात और, इनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल बिस्मुथीन हो गया, तो जल्दी टूटेगा, गुड हाइड्रोजन डोनर होएगा, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मुथीन, ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर या प्रॉपर्टीज हो गया।
फ्रॉम देयर बोन डिसोसिएशन एनर्जी हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, ये कंपैरिजन मैंने कर दिया। इसका भी बॉन्ड का एनर्जी कम होएगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। वैसे अपने दिमाग से सोचो ना, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग वो जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे भाई, पीटीपीडी निकल आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, टिन HCl गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इथेनॉल गुड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई दीज आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स? तो जवाब है हाइड्रोजन देते हैं। तो PbH4 सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, गुड हाइड्रोजन डोनर है। अनस्टेबल है ना, तो गुड हाइड्रोजन डोनर है, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स। बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं नंबर 3 पे। ऑल आर लुइस बेस, इतना तो हमें पता चल गया। इस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, ये सारे के सारे लोन पे डोनर है, अच्छे बेस है। लेकिन इनमें से भी सबसे अच्छा बेस कौन है? तो उस बात को समझने के लिए पेज ऐड कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको याद है एक बात की पिछले चैप्टर में एक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वहां जिसने भी अपना लोन पेयर डोनेट करने में दिक्कत की वो पुअर बेस बन गया, और वो एप्लीकेबल किस पे हुआ? ऑर्थो पे। वो एप्लीकेबल किस पे हुआ? ऑर्थो पे। क्लियर ना? तो वही हालत की अगर लोन पेयर इजिली डोनेट हो गया, क्लियर, तो वो बहुत अच्छा बेस बन जाना है। यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर, आप सुनते जाना भी ध्यान से। यहां अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन एंड बिस्मुथ। अमोनिया का साइज स्मॉल है, फोस्फोरस थोड़ा बड़ा हो गया, आर्सेनिक और बड़ा हो गया, एंटीमनी और बड़ा हो गया, बिस्मथ। आयनिक रेडियस तो टॉप से बॉटम बढ़ती है ना। ठीक है जी। अब मैं इन पे इनका लोन पेयर लिख रहा हूं जी। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर डिस्पर्स्ड मोर ऑन द लार्ज साइज। जितना लोन पेयर को एटम का साइज बड़ा मिलेगा, जितना लोन पेयर को एटम का साइज बड़ा मिलेगा, उतना वो डिस्पर्स हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात सुनो, आप एक छोटे से स्टूल पे बैठे हो, ठीक है जी, कि मान लेते हैं कोई आप में से है, और फिर आप में से कोई एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ है आराम से, और हम तो तब तक चेयर पे, हम तो ऐसी जगह बैठते ही नहीं जब तक कभी लेटने का प्रबंध ना हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हम तब तक खड़े रहते हैं। हम बैठते तभी हैं जब लगे कि लेट सकते हैं। हम इतने कंफर्टेबल जोन में रहने वाले बंदे हैं, क्लियर। फिर आपको एक फर्स्ट क्लास सोफा दे दिया गया है बैठने के लिए, जिसपे आप बैठोगे कम, आधे लेटोगे ज्यादा। फिर आपको एक सिंगल बेड दे दिया गया है, ठीक है भाई। यहां तो सवाल ही नहीं कि आप बैठो, लेटोगे वो भी डायगनली, क्लियर ना, ताकि और ना कोई आ जाए। फिर आपको एक ऐसा बेड दे दिया गया जो डबल बेड है, ठीक है जी। आप यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से लेटे हुए हो। अब मान लो आपको घर की एक डोरबेल सुनाई देती है, किसी ने कहा घंटी बजा दी, और आपने कहा यार अब कौन हो सकता है, तो इन सब में से सबसे जल्दी डोरबेल बजने पे डोर खोलने की पॉसिबिलिटी किसकी है? यानी इजिली अवेलेबल है, क्योंकि वो पहले से ही बेचारा औखा औखा बैठा है स्टूल पे, वो तो चाहता ही नहीं उस पे बैठना।
उसको तो कुछ अरेंजमेंट नहीं मिलती, मान लो उसके पड़ोस में जाके चेयर रख दो, उस पे बैठेगा, स्टूल को बाहर फेंक देगा, ये साइड में रख देगा। और उसी के पड़ोस में खाली अगर सोफा पड़ा हो, उसी के पड़ोस में अगर सिंगल बेड पड़ा हो, उसी के पड़ोस में डबल बेड पड़ा हो, बढ़िया गद्दे लगे हो मुलायम मुलायम, तो आप उसी पे जाके लेट जाओगे और पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, हमें सो आराम से। क्यों आयुष, गलत काम है नहीं कुछ? देखो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बंदे, तो सारे बंदे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सुपर कंफर्टेबल जोन में जीना चाहते हैं। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि इजीली लोन पेयर किसका अवेलेबल है, किसका अवेलेबल है? अमोनिया का, फोस्फीन का, आर्सिन का, स्टीबिन का, बिस्मुथिन का। बस गल खत्म, गल खत्म, गल खत्म, गल खत्म। लोन पेयर की इजी अवेलेबिलिटी किस पर है? ड्यू टू स्मॉल साइज, लोन पेयर डिस्पर्स्ड कम है, इजीली, इजीली अवेलेबल फॉर अटैक है, तो लिख सकते हैं जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द अटैक ऑफ प्रोटॉन। और जो इजीली अवेलेबल हो गया फॉर द अटैक ऑफ प्रोटॉन, मीन उसका बेसिक नेचर बढ़ गया। क्लियर? बेसिसिटी और प्रोटोन एफिनिटी, बेसिसिटी और प्रोटोन एफिनिटी इस इंक्रीजेज। अमोनिया का बेसिक नेचर फोस्फीन से ज्यादा, फोस्फीन का आर्सिन से ज्यादा, आर्सिन का स्टिबीन से ज्यादा, स्टिबीन का बिस्मुथिन से ज्यादा। ये केबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। केबी तो मेरे ख्याल में जानती हो, कुछ नई चीज तो नहीं है केबी आपकी। केबी मतलब बेसिक नेचर। बोलो जी, आउट ऑफ दिस ऑल हाइड्राइड्स व्हिच वन इज द गुड बेस? आपने कहा जो लोन पेयर इजीली अवेलेबल करवा रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना, आर इजीली अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि वो डिस्पर्स कम हुए। जबकि तुम्हारा जो बिस्मुथीन है उसके बड़े साइज पे लोन पेयर फैल ज्यादा गया, वो तो क्लाउड है ना, जितनी जगह मिलेगी फैल जाएगा। गैस है वो, तो एक क्लाउड है तो ना, छोटा कंटेनर दोगे छोटा फैलेगा, और बड़ा कंटेनर दोगे बड़ा फैल जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा वो। तो पीछे चलते हैं जी, अगर आपने लिख लिया हो तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। उसने कहा जी बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, बिस्मुथीन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया exhibits hydrogen bonding in solid as well in liquid state. Because of this it has higher melting। देखो बीच में गोलमाल कर गया, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। उसने कहा अमोनिया इज गुड बेस, बात खत्म। क्यों गुड बेस? कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद एक नया लाइन स्टार्ट कर गया। किसकी लाइन स्टार्ट कर गया? उसके बीपीएमपी की। देखो ना, अमोनिया एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट, बिकॉज ऑफ दिस इट हैज हायर एमपीएन बॉइलिंग पॉइंट देन फोस्फीन। तो उसके लिए मैंने कोड बनाया हुआ है, मेरे साथ रहना और बात को समझना। ये लो जी, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट देख लेना कौन सा चल रहा था। ये आपका चल रहा था थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ बीपी की बात करूं, अमोनिया लिखा है, फोस्फीन लिखा हुआ है, आर्सीन लिखा हुआ है, स्टिबीन लिखा हुआ है, एंड बिस्मुथीन लिखा हुआ है। इनको मैंने 1 2 3 4 5 का कोड दे दिया। और फिर एक बात बताइए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आज तक तो यही सुना था, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, बिकॉज इन सबसे एक चीज कंट्रोल होती है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। और उसी से एक चीज और बढ़ती है, मोलिकुलर वेट। सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो एमपीबीपी की बात हो रही है, ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैंने आपको ईएच बॉन्ड डिस्टेंस, एच एंगल मैंने बताना है अभी। क्लियर? और एक बात मैंने आपको रिड्यूसिंग पावर बता दी है, स्टेबिलिटी बता दी है। क्लियर? बॉन्ड एंगल में बताऊंगा, 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ेगा वो। ठीक है भाई? अब सुनो, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अमोनिया कौन सा नंबर है?
फ्लोरीन टॉप, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। शायद आपको पता हो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, और केमिकल बॉन्डिंग का नाम क्यों ले, अब तो 12वीं में पढ़ चुके हो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर ली है, या थोड़ा सा वर्ड्स बदल दूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करवा दी है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर ना? आपके लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। जैसे आयुष ने तो कल का पेपर भी नहीं दिया। सच में दिया है? चलो अच्छी बात है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बेचारा तीसरे नंबर पे आ रहा है। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता ही होगा केमिकल बॉन्डिंग से। तो रिजल्ट क्या निकाले हैं? रिजल्ट के लिए मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया है, आपको लिखना चाहिए वो, कि ये जो वन है ना, इसको उठाकर यहां रखना है। चेक कर लें एक बार। सबसे ज्यादा बीपी किसका? सबसे ज्यादा 290 दिख रहा है बिस्मुथिन का। उसके बाद किसका दिख रहा है? 254। उसके बाद 238 है। तो मैंने कोड से, बीपी मत याद करने बैठ जाना, कोड याद कर लेना। 12345 की जगह 23145, बस बात खत्म। 23145, 23145, ये ऑर्डर बन गया। अमोनिया थर्ड नंबर पे आ गया। वाई अमोनिया इज ऑन थर्ड नंबर? योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why the bismuthine has a highest BP? Your answer should be based on the high molecular weight, highest size. बिस्मुथीन का साइज लार्ज है, मोलिकुलर वेट ज्यादा है, वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे, इस वजह से बिस्मुथीन का बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मिल रहा है। बोलो जी। कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है इस पे। बीपी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बीपी का मैंने क्वेश्चन बना दिया है। अब हम बोन एंगल की तरफ बढ़ेंगे। देखो एमपी, बीपी, टीएच, बोन डिस्टेंस तो सबको पता है। सबसे ज्यादा बोन डिस्टेंस किसमें मिलेगी? बीआईएच में। ठीक है जी। एचएच बोन एंगल में बात करूंगा आपसे भी। क्लियर? ये हीटो फॉर्मेशन है। हीटो फॉर्मेशन जिसका जितना एक्सोथर्मिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ हीट, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक्स, जो तुम्हें ठीक लगे बोल देना। तो कुल मिलाकर अब हम बोन एंगल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक पेज ऐड करके। और ये मैं साथ साथ में ना ग्रुप नंबर 16 पे भी अप्लाई कर दूंगा बोन एंगल। रुको और सुनो। अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मुथिन। ठीक हो गया? मुझे बोन एंगल कंपेयर करना है, तो मैंने छोटा सा काम किया। दो मॉलिक्यूल्स को मैंने पैरेलल में लिखकर कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। कहते जी पहली बात, एक बात में तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो दोनों की हाइब्रिड स्टेट निकालने में। चलो 3 सिग्मा एक लोन पेयर। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बी प्लस एम मोनो मोनोवेलेंट एटम्स सराउंडिंग में 3 ही है दोनों के पास। तो 5 + 3 8 हो गए। चार्ज वार्ज कोई है तो 8/2 4 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4, सो sp3। एक 3 सिग्मा एक लोन पेयर, ये तरीका है। लेकिन ये मोस्टली लोन पेयर ना पता हो ना तो फेल हो जाते हैं हम लोग। लेकिन बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए फेल कभी नहीं होता। क्लियर ना? चलो अब एक छोटी बात, हमें नहीं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स बराबर है भाई। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3 एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1, सॉरी। बीएससी पीआरटी अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीएससी पीआरटी तभी अप्लाई करोगे जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर अलग अलग होगा। तो यहां जो बात मैं लगाऊंगा उसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा लग रही है आपको? नाइट्रोजन की या फॉस्फोरस की? थर्ड नंबर पे आ रहा है तो नाइट्रोजन की ज्यादा होनी, तो पीछे टेबल में ही पढ़ा था हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अच्छा बात सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लोन पेयर पे लगती है कि बॉन्ड पेयर पे लगती है, क्या लगता है आपको? बॉन्ड पेयर। डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यही है।
इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी, तो नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींच रही है, जबकि फॉस्फोरस कम पावर से अपनी तरफ खींच रही है। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, अब मैं चौथी बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन। उससे क्या हुआ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यू मान के चलो कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, उसमें एक प्लेट स्टेज बना हुआ है, क्लियर, उसपे 3 लोग खड़े थे तो ठीक है, कंफर्टेबल है। फिर इतने में नेताजी आ गए, नेताजी के आते सारे चेले जितने भी थे सब चढ़ गए स्टेज पे। बाद में चला नेताजी भी नहीं दिख रहे, चेले भी नहीं दिख रहे, क्यों, क्योंकि स्टेज टूट गया, सब गिर गए। क्यों गिरे होंगे, क्या लगता है आपको, क्योंकि एक छोटे से स्टेज पे नाइट्रोजन जैसे छोटे से एटम की तरफ इतने सारे क्लाउड, इतने सारे बॉन्ड जब अट्रैक्ट होंगे तो उनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन। तो हुआ क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नेताजी आए, सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, सब स्टेज पे चढ़ गए, बाद में स्टेज उनके ऊपर चढ़ गया, कहानी खत्म। पॉसिबिलिटी तो होती है ऐसी, आपने ढेरों ऐसे देखा भी होगा। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इससे होएगा क्या, इससे ड्यू टू दिस, हाँ जी बिल्कुल, ड्यू टू दिस रिपल्शंस बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजेस। अब बॉन्ड पेयर जब पास पास आ गया, अच्छा बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या है, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, एंगल इन बिटवीन द बॉन्ड्स, दो बॉन्ड के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं, दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल, और दोनों बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करे जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, अमोनिया का बॉन्ड एंगल फोस्फिन से, फोस्फिन का बॉन्ड एंगल आर्सिन से, आर्सिन का बॉन्ड एंगल स्टिबीन से, स्टिबीन का बॉन्ड एंगल बिस्मुथीन से ज्यादा हो गया। तो अब हम एक कंक्लूजन लिख रहे हैं, अगर आपके पास हाइब्रिड स्टेट सेम हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम सेम हो, बट सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बढ़ेगा। और आपको लिखता है आपने एक सब्जेक्टिव आंसर लिख के आना है, आपको लगता है आपने एक सब्जेक्टिव आंसर लिख के आना है, तो पूरी बात लिख कर आओ ना, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजेस, that atom attracts the shared pair of electron towards itself, and those attracted bond pairs are repelled to each other. Due to repulsion of bond pairs, the angle in between two bonds increases. That's why ammonia has greater bond angle as compared to phosphine. बोलो भाई महान आत्मा हो, पक्का। चलो, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं, ग्रुप नंबर 16 का है, वैसे तो वहां जाके बात करनी चाहिए आपसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ग्रुप नंबर 16 का H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO अगर ये बन पाया तो मैं इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा रहा हूं, व्हाट शुड बी द आंसर। अगले चैप्टर के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स बना डाले, इंक्रीज मतलब पीओ में ज्यादा होएगा, डिक्रीज, तुम तो इंक्रीजिंग बोल रहे थे। तो ये अगला चैप्टर मतलब है तो पी ब्लॉक की, लेकिन 16वें ग्रुप के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 15वें से सीख के जाना और अप्लाई कर देना।
बोलो भाई। ठीक है जी। तो बॉन्ड एंगल की बात आपसे मैंने कर ली है, जल्दी जल्दी हल्का सा रिवीजन मार देते हैं। उसने कहा जी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करो, मैंने कहा कर लेते हैं जी। कहते हैं कंपाउंड्स, मैंने कहा अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबिन, बिस्मुथिन। उसने कहा ओके होगी बात। स्टेबिलिटी, मैंने कहा जी स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज। जितना बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसने कहा ओके। अमोनिया ज्यादा स्टेबल है, मैंने कहा बिल्कुल है जी। बिस्मुथिन लीस्ट स्टेबल है, मैंने कहा क्या करें इससे, कभी टूटेगा जल्दी तो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो BH3 इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, हाइड्रोजन डोनर हो गया। बेसिसिटी, मैंने कहा जी बेसिसिटी को कंट्रोल करने के लिए लोन पे डोनेशन अच्छा होना चाहिए। कहते लोन पे डोनेशन करने के लिए उसका इजिली अवेलेबल होना जरूरी है। तो इजिली अवेलेबिलिटी किसकी होगी, जो छोटे साइज पे लेस डिफ्यूज होगा। तो बिस्मथ का लोन पेयर मोर डिफ्यूज है, ज्यादा फैला हुआ है, डबल बेड पे लेटा हुआ है, एसी चल रहा है, चद्दर ले रखी है, आराम से सोया हुआ है, जैसे तुम लोगों को पसंद है। लेकिन वो जो अमोनिया है उसका लोन पेयर एक छोटे से स्टूल पे बैठा हुआ अनकंफर्टेबल, एक कील और चुभ रही है उस पर हल्की हल्की सी, तो आप सोचोगे इससे अच्छा खड़े हो जाओ। क्लियर ना। तो अब आप अगर छोटे साइज पे लोन पेयर को रख रहे हो तो लेस डिफ्यूज्ड है, इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए उसका बेसिक नेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसी को हमने प्रोटॉन एफिनिटी बोल दिया। अमोनिया का प्रोटॉन एफिनिटी जबरदस्त हो गया, इसलिए अमोनिया इस टेस्ट के बाद जो चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक अच्छा लीगेंड भी होएगा क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है इसीलिए। फिर बात कहां चलेगी, बीपी पे। तो बीपी की बात मैंने समझाई किस बात से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर वेट, साइज, वेंडरवाल फोर्सेस। उसमें से अमोनिया पहले नंबर पे आता आता रह गया, तीसरे नंबर पे चला गया। उसका कोड बना दिया 12345 को 23145 कर दिया। हाईएस्ट बीपी किसका हो गया, बिस्मुथिन का। बॉन्ड एंगल, इसका पूरा लॉजिक बताया 2-3 बार, अगर आप समझ गए हो तो। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम BSc-PRT। कभी कभी उसी जगह पे हम लोग एक दो रूल और डाल देते हैं, लेकिन ठीक है, बच्चों को इससे समझ में आ जाता है कि भाई अमोनिया हैज अ हायर बॉन्ड एंगल एज वेल एज वाटर हैज मोर बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू H2S। बोलो भाई। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात चल रही है भाई, अगर पुरानी सारी बातें आपके दिमाग में कवर हो गई हो तो मैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करूं, क्योंकि ग्रुप नंबर जो आपके पास 15 है इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जब ये कवर हो गया तो समझ के चलो उसके बाद आपका 16, 17, 18 में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हमारे ज्यादा ग्रुप हो गए तो इसके बाद 18वां कर लेना, 20 मिनट में 18वां ग्रुप हो जाएगा। ये अवनीत सिंह कैसे आज पर्दे के पीछे है, चली गई। ओके चलो, ये अब रोज रोज तो अच्छा नहीं लगता कहना। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात चल रही है, मुझे ध्यान से सुनना और समझना ना। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, डीवी क्लास में है, रणदीप है। बच्चे को जवाब नहीं दोगे एक बार में तो मैं आपको हटा दूंगा, अगली 3 क्लास से आपकी चली जाएंगी। अभिषेक क्लास में है, प्रभसीरत, प्रभसीरत मुझे मत कहना बाद में कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। कमर, खुशबू, मोक्ष, अर्शदीप है क्लास में, अर्शदीप सिंह है क्लास में। 2 बार नाम बोलूंगा, रिमूव्ड। अब मुझे बोलना मत कि क्लास में नहीं है। चलो
श्रेयना है क्लास में? जशन, शबनम, चलो थोड़ी देर बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इतने में क्लास पढ़ाते हैं ना। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात हो रही है अभी, ध्यान से सुनते रहना, एक बार रिवीजन कर दूंगा उसके बाद। all the all these element form two type of oxides, तो लो जी, इनको लिख दिया गया E2O3 और यहां लिख दिया गया E2O5। एक जैसे P2O3 हो गया ना, जैसे वैसे P2O5 हो गया। P2O5 तो आपको अच्छी तरह याद होगा, हमने एसिटामाइड पे P2O5 रख के उससे साइनाइड बनाया था, अगर आपको याद हो तो। P2O5 इज अ वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर आपको याद हो तो P2O5 इज वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो these all these elements form two type of the oxide, E2O3, E2O5। the oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic। लो जी, पहला पॉइंट ये रख दिया जिसमें हमने फॉर्मूला बोल दिया है। दूसरे नंबर पे हम इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ना एक ऑर्डर बनाया करो ना, मतलब एक लॉजिक बनाओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कैसे करें। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होएगा, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है, क्या? विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं तो मारी जाएंगे, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे सारे कट कर लिखे इस फाइल में लगा लिए, हम उनको सबको सोल्व करेंगे। 2017 तक 84 80 के आसपास थे, फिर मैंने 21 तक ढूंढे तो 10 7-8 क्वेश्चन और मिल गए, तो लगभग 95 क्वेश्चन है 2021 तक। क्लियर? वो भी सिर्फ 15-16 17-18 ग्रुप के, 13-14 ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया, वो हम पढ़ ही नहीं रहे जब। ना इसमें एक बात जरूर लिख देना, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखो ना, हाइड्रोजन इन दोनों में तो है नहीं, E2O3 और E2O5 में। E2O3 E2O5 में हाइड्रोजन थोड़ी, P2O5 P2O3 में। तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी कौन अच्छा एसिडिक नेचर वाला है? तो सीधा सा जवाब है P2O5 भी होएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है। तो इसका जवाब हमें मिल गया। तो हम E2O3 से जो E2O5 है उसका एसिडिक नेचर, अब इसके पीछे भी बचा सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ी? अब सोच के बताओ, चलो आपको टाइम दिया आधे मिनट का, अपना दिमाग भी लगाओ कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ी हुई, सोच के बताओ। हाँ, कारण क्या है? लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी ज्यादा हो गई। क्लियर? विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर टेंडेंसी पावर इंक्रीजेस। दैट्स वाई होएगा क्या? एसिडिक नेचर या के की वैल्यू क्या होगी बच्चे? बढ़ेगी। तो ये नहीं कि उसने लिख दिया हमने मान लिया, लॉजिक लगाना है साथ में ना, तो अगली बार पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे बोलेगा E2O3 इज गुड एसिड, आपने ओके पता है हमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो मामला कुछ और हो जाता। जैसे H3PO4 है, क्लियर? H3PO3 H3PO2 H3PO4 अच्छा एसिड नहीं होता, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त हो गई है। क्लियर ना? और OH का क्वांटिटी सेम हो तो फिर ये चल जाएगा। मान लो OH सेम नंबर में है, जैसे HOCl HClO2 HClO3 HClO4, वहां OH सब में एक 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 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए तो आगे बढ़े। चलो जी, कह रहे जी एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं नीचे नोट्स बना चुका हूं। देयर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। चलो जी, अब हम इन सबको देख लें। क्लियर? और वैसे बात तो समझ में ऐसे आ सकती है, मैं तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं, यूं समझो। अभी जो मुझे अंशिका ने आंसर दिया ना, वो क्या दिया कि जितना आप लुईस एसिड से कंपेयर कर लो। अब मेरी बात सुनना, जिसका भी ईएनसी ज्यादा होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, if the oxidation state
इज सेम। ठीक है, तो एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर करें? देन इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसका ईएनसी ज्यादा है ईएनसी कम? ईएनसी ज्यादा से मतलब थोड़ा समझाना कैसे? ईएनसी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, तो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन मोर ईएनसी और हायर ईएनसी, ऐसे लिख दो सीधा, ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो भाई उसकी लाइन को पकड़े, द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप ऑफ E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, तो अच्छी बात है। N2O3 आगे आएंगे हमारे पास, P2O3 प्योरली एसिडिक है, प्योरली एसिडिक है। अगर मेरे से कोई पूछेगा इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन है, तो सीधा सीधा दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ईएनसी ज्यादा है तभी तो छोटा है। इसके लिए कोई जेनेटिकल रीजन थोड़ी होते हैं, ईएनसी ज्यादा है साइज छोटा हो गया। आगे चढ़ते हैं जी, उसने कहा जी प्योरली एसिडिक है, दैट ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी एम्फोटेरिक है, बिल्कुल ठीक बात है। AS2O3 Sp2O3 क्या हो गए, एम्फोटेरिक। और जैसे नीचे की तरफ बढ़े हम लोग, तो आपको बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक है, Bi2O3। मेटल के ऑक्साइड वैसे भी बेसिक ही होते हैं, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की थोड़ी होगी, मेटल की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हुई ना। तो जब आप कोई एसिडिक नेचर, लुइस एसिडिक नेचर कंपेयर कर रहे हो, जब आप लुइस एसिडिक नेचर कंपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईएनसी बहुत बड़ा मैटर होगा। देख लिया करो ना, अभी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है यार, OH का नंबर सेम है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी ज्यादा, तो मैं चाहता हूँ ग्रुप नंबर 15 में लॉजिक सीख जाओ, 16-17 में अप्लाई कर देना जाके बस, क्योंकि यही बातें फिर आएंगी वापस, पता है आपको, उनके ऑक्साइड, उनका एसिडिक नेचर, उनका बेसिक नेचर, ऐसे ही पूछता रहेगा आगे जाकर। तो अभी से लॉजिक सीख जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर एक्सटेंट में है, तो ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, एसिडिक नेचर ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो, बदल रहा हो, बदल रहा हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो ईएनसी ज्यादा वाला अच्छा एसिड है। और फिर एक फंडा और लग सकता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है और मेटलोइड्स के एम्फो है और मेटल्स के बेसिक है, ये फंडा भी पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग से ला सकते हैं। तो 11वीं पढ़नी आसान ही होगी इसके बाद, क्योंकि 12वीं में इतना कुछ मैटर है आपके पास पढ़ने। बोलो जी। यहां लिखा जी नॉन मेटल, यहां लिखा जी मेटलोइड, यहां लिखा जी मेटल। इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें, तो ये भाई साहब एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, ये दोनों ही तरफ जाते हैं और ये एक ही तरफ जाता है। और कारण तुम्हें पता होना चाहिए, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इस पूरे पेज पे हमने क्या सीखा, ऑक्साइड के साथ रिएक्टिविटी बताओ, मैंने कहा जी दो टाइप के जनरली कंपाउंड बनते हैं, E2O3 E2O5। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, OH का नंबर सेम हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, हाइड्रोजन सेम एक्सटेंट में हो, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ईएनसी बढ़ा है भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो फिर ज्यादा ईएनसी वाला, छोटे साइज वाला अच्छा एसिड हो जाएगा। तो टेक्निकली दिमाग में प्रॉब्लम आ रही हो इन चीजों को लेकर तो बोल दो। चलो, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन की बात कर रहा है,
These elements react to form two series of halides. EX3 EX5, ठीक है जी। नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटो तो पहले ही पता है। नाइट्रोजन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, पुरानी बात होगी ये वैसे। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी, जिसको आज में 3-4 बार बोल दिया मैंने, 4 हो सकती है। एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई बोलेगा सर मुझे ना NCl5 बनाना है, सर मुझे ना NF5 बनाना है, तो मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट का मतलब पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब है ही नहीं। अब यहाँ कोई मोटिवेशन है मतलब लगाना आई एम पॉसिबल, मतलब वो ऐसी बकवास यहाँ नहीं चलेगी। क्लियर, इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात को? चलो, अच्छी बात है। नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द d orbital in its valence shell. पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट, तो होना ही है बच्चे, हजान्स रूल लग गए। चलो तीसरे नंबर पे आते हैं। जो ट्राईहेलाइड है उनके कंपैरिजन में पेंटा वालों का कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? उसका जवाब है फजांस रूल। देखो, बच्चा मेरे से बोलेगा सर मुझे ना पी ब्लॉक पढ़ना है, तो मैं उससे पहले बोलता हूँ यार पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? आपके सामने बार बार कोई ईएनसी की बात कर रहा है, कोई वैलेंसी की बात कर रहा है, एम्पिटी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहा है, लोन पेयर की बात कर रहा है, रिपल्शन की बात कर रहा है। तो आपका टिपिकल पी ब्लॉक नहीं दिया हुआ है कहीं भी। मतलब हमारा सिनॉप्सिस भी पढ़ोगे ना, तो टिपिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस वाला 10% भी नहीं है, वो 90% जनरल केमिकल बॉन्डिंग का बेस्ड पी ब्लॉक है। तो आप सोचो इसमें ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन पेंटाइलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट व्हाइल इन केस ऑफ 3 एग्जिस्ट। अब आगे क्या, वो तो मुझे भी पता है, जिसका नाम पेंटा वहां +5 होएगा, जब ट्राई वहां +3 होएगा। इन भाई साहब ने कोई बात तो की नहीं ना, देखते हैं, नहीं तो मैं करूंगा आपसे बात इस बारे में। विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, इट इज अ लॉजिक, जिसको मैंने किससे जोड़ा, तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के फजांस रूल से। मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पे। Then +3 oxidation state, the covalent character of bond is more in pentahalide. All the trihalide of these element except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. Trihalides except BiF5 are predominantly covalent in nature. तो पहले मैं अपनी बात बोल दूं। Reason why the pentahalides are more covalent as compared to the trihalides, इसका रीजन लिखने जा रहे हैं। तो रीजन क्या लिखेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, तुमने इसका नाम तो सुना होगा इस भाई साहब का। ठीक है, इसमें टोटल 5 स्टेटमेंट थे। उसमें से पहला साइज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ कैटायन था, फिर साइज ऑफ एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन था, एंड देन सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन था। ये 5 फैक्टर थे इसके अंदर। तो अभी मेरे पास चार्ज ऑफ कैटायन की बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, मोर पॉजिटिव चार्ज हैज हायर पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर एंड एनायन डिस्टोर्टेड मोड। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक ध्यान है ना, कि कैटायन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। आपको ये बात पता है फजांस रूल पढ़ाते क्यों है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे? हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है वो ना। कोवलेंट करेक्टर्स इन द कोवलेंट करेक्टर्स इन द कोवलेंट करेक्टर्स इन द
आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो दो, एक कीटायन पड़ा था, एक एनायन पड़ा था। कीटायन एनायन को अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। कीटायन जितना छोटा होएगा, जितना उसका ईएनसी ज्यादा होएगा, जितना उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा, वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। आप सुनो, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, मोर पॉजिटिव चार्ज हैज हायर पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर मतलब अपनी तरफ खींचने की ताकत, अपनी तरफ पुल करने की ताकत, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, ठीक है। एंड एनायन डिस्टोर्टेड मोर, और जितना एनायन ज्यादा डिस्टोर्ट होएगा, क्लियर, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू इट, क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो, पेंटा हेलाइट्स आर मोर कोवलेंट। अब देखो तुम्हें फायदा पता है क्या हो रहा है, साथ साथ में कोवलेंट केमिकल बॉन्ड का रिवीजन हो रहा है साथ साथ में। अब केमिकल बॉन्ड मान लो चैप्टर खोल के बैठ जाओ तो पचास खटखट कट हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिवीजन कर लिया हमने। 11th के बच्चे से 12th वाले में मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो चीजों को जल्दी समझता है अगर वो कोशिश करे तो। अब कोशिश ना करे तो फिर अलग बात है। तो पेंटा हेलाइड और जो तुम्हारा ट्राई हेलाइड है, पेंटा की पावर ज्यादा है, पेंटा की पावर ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ईएनसी ज्यादा है, इस वजह से उसने एनायन को ज्यादा खींचा अपनी तरफ, ज्यादा डिस्टोर्शन हुआ, ज्यादा कोवलेंट हुआ। बोलो जी। With more polarizing power than +3 oxidation state, the covalent character of bond is more in pentahalide। वो मैंने लिख दिया और रीजन भी लिख दिया। All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable। वहां रिपल्शन लगेगा छोटे साइज पे, दिक्कत नहीं, बात सुनो। स्टेबिलिटी की बात चल रही है। क्या लिखा जी उसने, ऑल द ट्राइहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हेलाइड्स में थोड़ी स्टेबिलिटी का चक्कर मेरे को पंगा लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर। तो एक्सेप्ट हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन all are quite stable। अच्छा जी, नाइट्रोजन की हेलाइड इतनी ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं हो पाए, जबकि एक बात समझ लेना, NF3 नोन है, क्योंकि यार डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो रहा है। बाकी बेचारे रिपल्शन के चक्कर में मारे जाएंगे, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी कम होगी, लोन पेयर का रिपल्शन भी होगा, उस चक्कर में मारे जाएंगे। आपको पता है NCl3 तो एक्सप्लोसिव है। इतना ज्यादा अनस्टेबल है। एक्सप्लोसिव हमारी केमिस्ट्री में कौन होता है अनस्टेबल, जैसे फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है ना, तो एक्सप्लोसिव का हमारी केमिस्ट्री में मतलब क्या है, रिएक्टिव, एक्सप्लोसिव। ट्राइहेलाइड्स ऑफ एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट नेचर, तो यहाँ फिर वही चक्कर पड़ गया, बिस्मथ और एफ, एक कीटायन एक एनायन, और एनायन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटे साइज का भी तो ना। अच्छा जी, ये पहली बात लिखी मैंने, और इसी में टॉपिक क्या चल रहा था, 1 2 3 4 लिख लो इसको ना, इसमें फिर 5th नंबर लिख लेना, फिर मेटल्स के टू वर्ड रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है जी। सुनो भी 5वें नंबर पे अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहेलाइड्स की बात हो रही है, एक्सेप्ट हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल आर क्वाइट स्टेबल, NF3 नोन है, डेल्टा EN हाई है आपके पास, और जो आपके पास BiF3 है, नेचर पढ़ लेना, BiF3 आपके पास किस नेचर का है, आयोनिक। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लोराइड है वो साइज में कैसा है, स्मॉल। नहीं वो, हाँ, वो छोटा साइज हो गया ना, फिर बजाज लग गया ना पुत्र, ठीक है। और बाकी सारे बच गए जो, बोलो भी कि कंफ्यूजन हो तो। चलो जी, एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, और इसका रिवीजन कर दिया था मैंने ऑक्साइड्स वाले का, इसका तो कर दिया था शायद।
रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस, हेलोजेंस हेलोजेंस, एक इसके बाद पता है क्या करेंगे, टाइम के साथ साथ ना देख लेंगे टाइम कितने बैलेंस हो रहा है, फिर एक टेबल बनाएंगे हम ग्रुप 15 की पूरी, ठीक है ना। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके नीचे ना इन एलिमेंट्स को लेकर सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लेंगे, फिर हम लोग उसका हेलाइड लिख लेंगे, फिर ऑक्साइड लिख लेंगे, क्लियर ना। फिर इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे जिससे एक सिंगल शॉट में इसको रीड करना आसान हो जाए। फिर जो एसिडिक नेचर को कलेक्टिवली बढ़ाता है वो कौन सा फैक्टर है, फिर इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे ना। एसिडिक नेचर को बढ़ाना है अगर, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, वो तो जब बढ़ेगा तो देखना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां से मिस हो या फिर सेम नंबर ऑफ OH हो। और अगर सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, तो भाई ENC से कंट्रोल कर लेना, जितना ज्यादा ENC होगा एसिडिक नेचर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर बढ़ जानी, ठीक है जी। और क्यों पेंटा कोवलेंट हो रहा है और क्यों ट्राई कंपेरेटिवली कम कोवलेंट हो रहा है, ज्यादा आयनिक हो रहा है, तो उसका रीजन पहचान से आ जाएगा। बोलो जी। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं भाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। all these element react with metal to form binary compound exhibit plus -3 oxidation state such as Ca3N2। लो जी, बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मतलब दो एलिमेंट हो जिसके अंदर ना, बाइनरी दो एलिमेंट। उसके बाद आपके पास है नाइट्रोजन के साथ Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड, जिसको अगर हाइड्रोलाइज करवा दो तो पानी पहले से अमोनिया बनेगी, दूसरे से फोस्फीन बनेगी। समझ गए मेरी बात को। तीसरा सोडियम के साथ, देखो कितना जबरदस्त बात है, तो बोले आर्सेनिक की -3 ऑक्सीडेशन, बोलो सोडियम के साथ लगा दो। भाई सोडियम तो कभी माइनस हो नहीं सकता ना, सोडियम इज अ टॉप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। बोलो भाई, तो सोडियम +1 है और आर्सेनिक यहाँ कैसा है, मैं फिर आपको इसलिए रोक रहा हूं बार बार क्योंकि पेपर में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ ले, चैप्टर का नाम है रेडोक्स 11वीं क्लास, और आपके दिमाग को ही भरोसा नहीं होगा आर्सेनिक कैसे -3 हो गया, भाई सोडियम से जुड़ा हुआ है। मतलब आप जब पेपर कर रहे होगे तो आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे कैसे आर्सेनिक को मैं -3 लिख दूं, लेकिन आप सोडियम के साथ जोड़ के बैठे हो तो -3 बनता है, ठीक है ना। और ये देखो जेड जिंक के साथ वो सोडियम आर्सिनाइड हो गया, ये मेरे पास जिंक एंटीमोनाइड हो गया, जिंक की वैलेंसी 2 है, एंटीमनी की 3 है, तो लो जी जिंक एंटीमोनाइड हो गया। और बिस्मथ तो और जबरदस्त काम कर रहा है, देखो ना, बिस्मथ को माइनस में, जिसका आपका दिमाग बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा रेडोक्स चैप्टर में, तो Mg2 क्लियर है, Mg+2 में होता है ना, बिस्मथ 3 में होता है, ये लो जी। अब आपको अपने दिमाग पे इसलिए भरोसा करना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा और रेडोक्स चैप्टर में वो पूछ लेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ इन Mg3Bi2। आपको ये क्या पंगा है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे बताएं, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताने का तरीका आपके पास क्या है भाई, जुड़ा किसके साथ है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बच्चे जब भी मैं आपको बुलाऊं सिंगल आवाज में बोला करो, क्लियर ना, क्योंकि वो बच्चा जो परफसिरत है वो मेरे को फोन कर रहा है बार बार ना, परेशान हो रहा है वो, और मैंने उसको 3 कॉल दी थी, हाँ जी परफसिरत, लेकिन वो बोल नहीं रही थी इस टाइम पे ना। अब आप रिकॉर्डिंग लगा के भाग गए तो मेरे को बोल दो सर हम रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं और हम हमें कहीं बाहर जाना, ठीक है मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन क्लास में आपको टोटली अटेंशन पे रहना पड़ेगा, जब भी टीचर बात करे उसका जवाब दो। और 30-32 दिन टोटल बैच के रह गए हैं, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, क्लियर ना। आपको बोलो सर हम आज क्लास में नहीं आ सकते, हम रिकॉर्डिंग लगा के जा रहे हैं, ठीक है जाओ ना, मना कौन कर रहा, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्म करो ना, जब मैं किसी बच्चे का नाम लूँ तो बोलेगा ही नहीं तो मैं कैसे, मुझे क्या पता चले क्या चल रहा है क्लास में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है बच्चे, फिर बाद में परेशान होते रहो। तो समझ के मेरा कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से वो पूछेगा कि बिस्मथ का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, आप बोलो होता ही नहीं है वो तो मेटल है, भाई मैग्नीशियम के साथ बैठा है वो,
और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो बिस्मथ वहां किस फॉर्म में चला गया, नाम देखो ना उसका क्या जा रहा है, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, मतलब नेगेटिव बिस्मथ, -3। ठीक है जी, तो ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें जो बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं बात बात, जो तुम्हारे फिफ्थ ए के एलिमेंट्स हो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर में, इवन मेटल भी। और वो पॉसिबल सिर्फ फर्स्ट सेकंड वाले कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता इसका। लो जी, ये तुम्हारे इंडेक्स क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। मैं आपसे कल बात करूंगा। दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डजंट फॉर्म पेंटाइलाइड एंड पीएच3 हैज लोअर बीपी देन अमोनिया, इसका जवाब आपको आता ही होगा, फिर भी बना लेना। इंटेक्स में व्हाई आर पेंटाइलाइड्स ऑफ फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड, इसका जवाब भी आपको पता है। रिवीजन जरूर कर लेना, और कोशिश करो, अगर 1-1.5 घंटे में रिवीजन हो रहा है, इतना ज्यादा लगेगा नहीं टाइम, तो पैरेलल में ना केमिस्ट्री का कोई एक और चैप्टर शुरू करके रखो रिवीजन के लिए। और मेरी ओपिनियन तो है कि जीओसी देन एल्काइल अराइलाइड, इस सीक्वेंस में ना अगले 8-10 दिन तक संभाल लो मोर्चा, क्योंकि केमिस्ट्री का काम तुम्हारे पास ज्यादा है नहीं इस 12 दिन में, तो फिर क्यों ना हम कुछ कंपनसेट करें पुराना। बाकी ओपिनियन है, बाकी तुमने करना है, एग्जीक्यूट तुमने करना है। तो कल मैं डाइनाइट्रोजन पढ़ाऊंगा आपको, अमोनिया पढ़ाऊंगा, HNO3 सिलेबस में वो पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं जी।